दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। हमारे जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और वो होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास +1 +2 के लिए वो टॉपिक नहीं है। दिस इज फॉर बीकॉम, बीबीए, बीए एंड पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम्स। तो चाहे तो जो स्कूल स्टूडेंट है मेरे क्लास +1 और +2 के, वो कल की वीडियो स्किप कर सकते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, आपको समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और आपको इंटरेस्ट बने तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो इकोनॉमिक्स के लिए किसी भी लेवल के, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल है चाहे वो क्लास लेवल है, एक अच्छे लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। आय लोचदार, मांग की कीमत लोच। नमस्कार सभी को, और कल वाले के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आज डिग्री की बात करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि किस प्रकार से हमने डिग्री, कल हम जनरली हमने जान लिया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी डिग्री है, कितने हम आगे इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी डिग्री है उसको हम आगे फर्दर कितना डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। सबसे पहले रिकैप करते हुए हम इसके बाद लेके चलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच का मतलब है कि वस्तु के मूल्य के कारण जो भी मांग में प्रभाव पड़ेगा वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। अगर प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मान के चलना कि यहाँ पे जो मेन रेफरेंस हमने लेना है वो हम लेंगे प्राइस का, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु की खुद की कीमत के बारे में बात करेंगे। तो इसकी आज हम मानते हैं डिग्री। डिग्री को आप बेसिकली डिग्री में मान सकते हो कि देखो, क्योंकि जब मांग की लोच के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम मोटे मोटे रूप पे एक आम भाषा में समझने के लिए कह सकता हूं कि जो मांग वक्र है हमारा, वो उसका ढलान कितना है, ये डिग्री, इसलिए डिग्री बोला जाता है इसको कि मांग वक्र की डिग्री, यानी डिमांड कर्व की डिग्री हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, जिससे हम ये जानेंगे कि जो डिमांड कर्व है हमारा वो कितना टिल्ट है, कितना स्लांट है, इसको हमने पढ़ना है। इसकी मैंने कल भी बताया था कि बेसिकली हमारी मेन तौर पे दो डिग्री होती हैं, एक है इलास्टिक जिसको कहते हैं हम लोचदार, और दूसरी होती है इनइलास्टिक, बेलोचदार। यानी कि मांग वक्र में कितना झुकाव आया, उस डिग्री की बात कर रहे हैं। मांग वक्र में कितना झुकाव है वो हमारा डिग्री होती है, ठीक है। और इलास्टिसिटी के बारे में मैंने बताया था कि इसको हम 3 सब कैटेगरी में रख सकते हैं। एक होता है हमारा इकाई के बराबर, एक होता है इकाई से कम, एक होता है इकाई से ज्यादा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम यूनिटरी, रिलेटिवली लेस देन यूनिटरी और रिलेटिवली मोर देन यूनिटरी। इकाई, इकाई से कम, इकाई से ज्यादा, ठीक। तो ये अभी तक का रिकैप था हमने करा। अब इसकी एक एक डिग्री को, डायग्राम को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम दो डायग्राम बना रहे हैं, दो केस ले रहे हैं मेजरली हम। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। इस पे हम लेते हैं क्वांटिटी, इस पे हम लेते हैं प्राइस। सेम यहाँ भी रहेगा, इस पे हम लेंगे y, इस पे हम लेंगे x। ये हो क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, ठीक है। इस यहाँ बनाऊंगा मैं इलास्टिक डिमांड, यानी कि लोचदार, और ये होगी हमारी बे लोचदार
इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक में हम क्या करते हैं, देखो इलास्टिक से मतलब समझो, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, एक स्पेंटेक्स कोई भी जिसको हम पूरा खींच सकते हैं और एक लंबा लेके जा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो किसी भी एक पॉइंट पे पैरेलल टू ओ एक्सिस रहता है। हमारा जो डिमांड कर्व है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं डी डी। जब हमारा डिमांड कर्व है वो क्या है, पैरेलल टू ओ एक्सिस है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है इसमें डिमांड कर्व में, ठीक है। इलास्टिक डिमांड यानी कि लोचदार डिमांड का मतलब क्या है कि इस पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम कह सकते हैं पैरेलल टू ओ एक्सिस है। इसमें क्या है, अब यहाँ देखो हमने जो क्वांटिटी है, डिमांड हमारी सेम होगी, यानी कि एक प्राइस, यहाँ पे प्राइस मान लो आपका हो गया फिक्स। अब इस पे आप अनलिमिटेड क्वांटिटी की डिमांड कर सकते हैं हम। तो कंक्लूजन में क्या निकला, अनलिमिटेड डिमांड ऑन अ सर्टेन प्राइस, यानी कि एक मूल्य पर असीमित मांग, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है। हम डिमांड कर्व कैसे बनाते थे, यहाँ पे क्वांटिटी ली, यहाँ पे प्राइस लिया, कुछ जैसे इस प्राइस पे ये क्वांटिटी होती थी हमारी, अगर प्राइस घटता था तो हमारी क्या होती थी, क्वांटिटी बढ़ती थी, ठीक है। ये डिमांड कर्व कुछ हमारा ऐसा बनता था, इसको हमने डी लिखा, ये था एक जनरल डिमांड कर्व। लेकिन जब ये डिमांड कर्व हमारा ऐसे ना बन के ऐसे सीधा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अलग अलग क्वांटिटी थी, एक प्राइस चलता चला रहा है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है, यही तो हो रहा है ना। प्राइस तो सेम हो गया, मान लो 10 था प्राइस, यहाँ क्वांटिटी 2 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ 6 थी, यहाँ 8 थी, यहाँ 10 थी, यहाँ 12 थी, यहाँ 14 थी, यहाँ 16 थी, यहाँ 18 थी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या है, आपका प्राइस जो है वो फिक्स है और डिमांड है हमारी अनलिमिटेड है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एडी इक्वल टू इन्फिनाइट। कहीं तक भी ये मांग जा सकती है। इन्फिनाइट का सिंबल और थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, ठीक है। एक सीमित मूल्य पर कहीं तक भी, एक सीमित नहीं, एक ही मूल्य पर असीमित मांग, असीमित मांग। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि मूल्य में हल्का सा परिवर्तन, ये अगर 10 रुपए से बढ़ के 10 रुपए 50 पैसे भी हो गया तो ये मांग 0 हो सकती है। लिटिल शिफ्ट इन प्राइस कैन लीड द डिमांड टू 0, यानी छोटा सा परिवर्तन, छोटा सा मूल्य परिवर्तन कर लो, बल्कि मूल्य परिवर्तन मांग को शून्य कर सकता है। क्या समझे? यदि प्राइस हल्का सा भी बढ़ गया तो क्या हो सकता है, इसका प्राइस 0 हो सकता है। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल के लिए आप भी मान सकते हो कि जैसे हमने यहाँ कोक एंड पेप्सी जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। अगर सपोज करो कोक की बोतल 20 रुपए के हिसाब से चल रही है
और पेप्सी की भी बोतल जो 20 रुपए की पर बोतल के हिसाब से ले रही है। दोनों की सर्टेन डिमांड है अपने अपने एरिया में। कोक पीने वाले कोक पी रहे हैं, पेप्सी पीने वाले पेप्सी पी रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो कि कोक का प्राइस 20 रुपए से 25 रुपए बढ़ा दिया, क्या होगा? इसकी डिमांड होगी जीरो, क्योंकि सारे कहां शिफ्ट कर जाएंगे? पेप्सी पे कर जाएंगे। लेकिन 20 रुपए डिमांड थी और 20 रुपए प्राइस था, तो डिमांड अनलिमिटेड चले जा रहे थे, कितनी ही बोतल बिक रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये 20 से अगर 21 भी कर दिया और यहां पे नहीं छेड़ा गया, समझ रहे हो? देखो मैंने स्टार्टिंग में 2 चीजें बताई थी कि एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सब्स्टिट्यूशनल गुड, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। जो हमारा ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट है, यानी इलास्टिसिटी डिमांड है, इलास्टिसिटी डिमांड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करती है इन गुड्स के केस में। अगर किसी एक वस्तु का मूल्य हल्का सा भी छेड़खानी करके ऊपर बढ़ा दिया जाए तो उसकी डिमांड लगभग जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो सारे दूसरे पे शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट है तो बेसिकली इस तरह की डिमांड जो एप्लीकेबल होती है, या इस तरह की कहूं डिग्री जो देखने को मिलेगी आपको, वो इसी केस में देखने को मिलेगी जहां पे सब्स्टिट्यूट ऑप्शन अवेलेबल होंगे किसी भी कमोडिटी के। ठीक है, जैसे बैंकिंग में या करंट का एग्जांपल ले लो। आप लोगों को ध्यान होगा कि पीछे गवर्नमेंट बैंकों ने भी चार्जेस लगाने शुरू कर दिए थे मिनिमम बैलेंस मेंटेन के। तो लोगों ने क्या करा? गवर्नमेंट बैंक छोड़ के प्राइवेट बैंक में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई चार्जेस तो मुझे वहां भी देने, चार्जेस मुझे वहां भी देने, तो क्यों मैं एसबीआई की घंटों लंबी लाइन में लगूं, जबकि अगर उतने ही चार्जेस में मुझे एचडीएफसी सेम सर्विसेज दे रहा है। सर्विस दे रहा है नहीं, सेम सर्विस नहीं, बेटर सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो बैंकिंग रिफॉर्म हुआ, दोबारा इस चीज को मद्देनजर रखा गया है कि हमारे पास जो अकाउंट होल्डर हैं उसमें ऐसा मिडिल सेक्टर बहुत ज्यादा है जिसकी जो बिल्कुल हैंड टू माउथ पे है, वो शायद बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाएंगे आपको, तब ये बैंक ने वापस लिया था। तो अब आज के टाइम में अगर प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक जो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस ले रहे हैं तो वो सिर्फ उन अकाउंट पे ले रहे हैं, या तो करंट अकाउंट पे है, या फिर जो इन अकाउंट है, हाई इनकम अकाउंट ओपन किए गए हैं, या फिर जिनमें एक बेटर सर्विसेज के लिए लोगों ने ऑप्ट आउट कर रखा है, कोई बेटर सर्विसेज के लिए। मतलब एक तो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है हमारा, एक होता है थोड़ा प्रेफर्ड अकाउंट, तो उसमें वो चार्जेस लगते हैं, अदरवाइज नॉर्मल बैंक अकाउंट पे कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद एग्जांपल है ना ये रोजदार। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि लोचदार के अंदर अगर किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड जीरो हो सकती है। हाँ, जीरो हो सकती है, हो सकती है या हो सकती है, होगी कभी नहीं होगा भाई, हो सकती है। डेफिनेट तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते, अर्थव्यवस्था है यहाँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, इसीलिए ये बात कही जाती है, हो सकती है। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो बताई थी ना, तो यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स चल रहे हैं हम, हो सकती है, होनी चाहिए, होगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं है। क्या होना चाहिए भविष्य में, क्या होना टू बी चाहिए, आइडियल। ठीक है, ये ईडी क्लियर है। अगर कंपैरेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं है, कंपैरेटिव है तब, कंपैरेटिव है तब उसमें क्या हो सकता है कि एक वस्तु से दूसरी का प्राइस बढ़ेगा। जैसे पेट्रोल और कार का एग्जांपल दिया था कि अगर पेट्रोल का एग्जांपल बढ़ जाता है, सॉरी पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जनरली क्या होगा, उसके कार के वो भी बढ़ेंगे, कार की वैल्यू कम होगी। हाँ, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता ये, जो पैरेलल टू ओ एक्सिस डिमांड कर्व है हमारा, इसको कहूं स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशनल गुड्स को ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इसके लिए आगे और डिग्री है, उसमें पता लग जाएगा आपको। ठीक है, बढ़े आगे। सो अब मूव कर रहे हैं इन इलास्टिक डिमांड पे, यानी कि बेलोचदार डिमांड पे। अब बेलोचदार का बिल्कुल जो लोचदार से उल्टा समझ लो कि यहां पे हम एक सर्टेन प्राइस पे क्या था, अनलिमिटेड डिमांड कर रहे थे किसी भी क्वांटिटी की, सॉरी अनलिमिटेड क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे हम किसी भी कमोडिटी का। यहां पे कंडीशन इसके उलट होगी बिल्कुल। यहां पे क्या होगा, हम डिफरेंट प्राइजेस पे एक सर्टेन क्वांटिटी को ही डिमांड करते रहेंगे। एग्जांपल साल्ट, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 रुपए हो, चाहे 30 रुपए हो, चाहे 40 रुपए हो जाए, 10, 20, 30, 40। सुनील भाई आपका एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल के लिए ले लो कॉमन सॉल्ट,
लाइफ सेविंग मेडिसिन, नमक, दवाइयाँ और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? कुछ भी और ऐसी चीज जो नेसेसरी आइटम है। चाहे प्राइस बढ़े या घटे, एक ही क्वांटिटी तो रहेगी रहेगी। जिनकी हमें ज्यादा जरूरत है वो कोई प्राइस हो उनको परचेज कराया जाएगा। नहीं, गेहूं ऐसा एग्जांपल नहीं बन सकता क्योंकि गेहूं में अलग अलग क्वांटिटी और ऑप्शन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर वेट महंगे हैं तो उसकी जगह मिलेट या कोर्स ग्रेन पे हम जा सकते हैं। इनफीरियर गुड में हम उसका एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ, ये क्वांटिटी कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, प्राइस का कोई असर नहीं पड़ेगा इस पे। एक इसका एक एक्सेप्शन मुझे लगता है, हालांकि मैंने बुक में बहुत कम पढ़ा है, लगता है कि माना कि हमने उन चीजों की प्राइस जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक है, जिनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो इमीडिएट है। ठीक है, अगर ऐसी कोई इमीडिएट है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी तो होगा। अगर इमीडिएट मान लो हम यहाँ एक बात मान के चल रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, या कोई भी नेसेसरी आइटम है, जरूरी है वो, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी तो मार्केट में अवेलेबल होगा। अब अगर सब्स्टिट्यूट है तो इनइलास्टिक डिमांड में तो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिक डिमांड बन सकती है। मतलब ये मेरी नमक की बात करें ना, अलग अलग कंपनी है तो अलग अलग रेट होंगे, अलग अलग रेट है। या एक बात करें कि नमक का और सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? नमक नमक है। नमक मतलब जो एक ये कहे टेस्ट है नमक वाला जो है, उसका सब्स्टिट्यूट कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका यार अगर जरूरत नमक की है तो मीठा कहाँ से जाएंगे? हाँ, ये मान सकता हूँ कि नमक एक ऐसी चीज हो सकती है कि भाई नमक का काम तो नमक ही चलाएगा, चाहे वो सेंधा नमक हो चाहे कोई सा नमक हो। सब्जी भी लगा लो, दूध है तो दूध, नमक है तो नमक है। सलाइन वाटर ले सकते हैं हम। यार सलाइन वाटर से तो नमक ही निकलेगा। सलाइन वाटर से अगर हम डायरेक्ट उसमें खाना बना ले, बढ़िया नहीं। नहीं, पहले एक बात बताओ, आप सलाइन वाटर लेके कहाँ से आओगे? पैसिफिक ओशन से या मेडिटेरियन ओशियन से? कहाँ से लेके आओगे? कोई से मर्जी से ले तो सकते हैं। वो मेडिटेरियन ओशन में जा करेगा पहले। हाँ, वहां से बाल्टी भर के लेके आओगे। और फिर ये खाना बना करेगा। मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन लाइफ सेविंग मेडिसिन का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जैसे स्टैंडर्ड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन थी, या कोई भी नेसेसरी आइटम है। मतलब अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे मैटर नहीं कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट एग्जांपल मेरे को लग रहा है कि शायद नमक ही हो सकता है, और से भी ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब करते हैं हम इलास्टिसिटी की 3 डिग्री। यूनिटरी इलास्टिक इकाई क्लोज, यानी यहाँ पे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लें। ईडी जो इक्वल होगी 1 के। अब इसके लिए मैं टेबल भी बनाऊंगा ताकि समझ सको आप, और डायग्राम भी बना लेना। पहले टेबल बना लेते हैं। ये देखो, एक्स गुड के 10% डिक्रीज, प्राइस में डिक्रीज होने से, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड में 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है, हमने क्या कहा, प्राइस जो है वो हमारा 10% डिक्रीज हो गया, और क्वांटिटी डिमांडेड है हमारी वो क्या होगी, 10% इंक्रीज हो गई। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो प्राइस था मेरा 100 रुपए था और डिमांड थी मेरी मान लो 50 थी, XYZ कुछ भी ले लो। उसके बाद जब 10% का डिक्रीज हो गया इसमें, तो 100 का 10% 90 रुपए प्राइस रह गया मेरा। ठीक है, 10% डिक्रीज हुआ तो 90 रुपए प्राइस रह गया। अब 90 रुपए प्राइस पे मेरी डिमांड कितनी बड़ी है, 10%, तो यहां मेरी डिमांड, नई डिमांड कितनी बन जाएगी,
ठीक है, दोनों साइड क्या फर्क था, एक साइड 10% का डिक्रीज था, एक साइड 10% का इंक्रीज था। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि प्राइस में जितना फर्क पड़ा उसी के बराबर डिमांड में फर्क पड़ा, 10%, 10%। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि जहां पे जितना प्राइस के में घट रहा है उतनी ही डिमांड में बढ़ रही है। तो ये केस कैसा होगा, जहां पे प्राइस का डिफरेंस और जो डिमांड का डिफरेंस है वो इक्वल होगा, तो इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये कैसे बनेगा, इसका एक डायग्राम। इक्वल कैसे हुआ? एक्चुअल डिफरेंस कितने का है, मैंने क्या कहा है, प्राइस का डिफरेंस इक्वल टू डिमांड का डिफरेंस प्रतिशतता में। तो ये तो 20% हो गया ना, 10% इधर से तो घटा और 10% उधर से बढ़ गया, तो ये तो 20% हो गया। कैसे कैसे 20% होगा, जमा थोड़ी हो गया यार कि हम 10% घटा ही रहा है, 10% घटाया ना, 100 से 90 किया ना, 100 से 90 के प्राइस में कितने का फर्क आ गया, 10 रुपए का, 10% का फर्क आ गया ना। और डिमांड मेरी कितनी बढ़ी है, 50 से 55 हुई है ना। जितना यहाँ कम हुई, जिस प्रतिशत में यहाँ कम हुई उसी प्रतिशत में यहाँ बढ़ी है। तो डिफरेंस परसेंटेज ऑफ प्राइस एंड डिफरेंट परसेंटेज ऑफ डिमांड इज इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी हमारी वो 1 होगी। अब कैसे होगी वो भी देख लो। यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइस लिख रहे हैं। जब डिमांड 100 रुपए थी, जब डिमांड 100 रुपए थी तो हमारी सॉरी जब प्राइस 100 रुपए था तो हमारी डिमांड कितनी थी, 50 थी। जब प्राइस घट के 90 हो गया तो हमारी डिमांड कितनी होगी, 55 होगी। ठीक है, तो मैं इस डिमांड कर्व को क्या कुछ ऐसा बना सकता हूं, और क्या मैं इसको कुछ ऐसा बना सकता हूं। देखो डिमांड कर्व ये भी है और डिमांड कर्व ये भी है। दोनों में अंतर दोनों में ये है कि जब डिमांड हमारी फ्लैट हो जाती है तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है। ये पीसीएस के लिए नहीं है, ये क्लास +1 या +2 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो इनका एक टॉपिक आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब जो हमारा डिमांड कर्व है वो कुछ इतना फ्लैट हो जाता है कि उसमें प्राइस का डिफरेंस और जो डिमांड का डिफरेंस है वो लगभग इक्वल होता है। यानी कि जितना गैप यहाँ है इतना ही गैप यहाँ पे भी है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसीलिए आप बेशक से जो पीसीएस वाले हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे इतना ना ध्यान दो, क्योंकि एकेडमिक पार्ट का है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पे डिमांड कर्व बिल्कुल स्ट्रेट होगा और जितना डिफरेंस यहाँ पे दोनों के बीच में होगा उतना ही डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंस हमारा प्राइस का डिफरेंस जो घटने का है और डिमांड का डिफरेंस जो बढ़ने का है, दोनों इक्वल होंगे। इसीलिए इसको ED = 1 लिखा जाता है। अगर प्राइस 110 हो जाए तो डिमांड 45 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट डिग्री है हमारी रिलेटिवली मोर देन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक से अधिक, यानी इकाई से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। या बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, अभी तक हमने देखा था, जो पिछले इकाई के बराबर देखा था, जितना कि हमारा प्राइस डिफरेंसेस था, जितना प्राइस में चेंज हुआ था, जिस परसेंटेज में प्राइस में चेंज हुआ उसी के प्रोपोर्शनेट ही क्वांटिटी में चेंज हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे केस थोड़ा सा पलटेगा। अब क्या पलटेगा, प्राइस में जो चेंज होगा, प्राइस जितना डिक्रीज करेगा उसके प्रोपोर्शनेट में जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है वो ज्यादा होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ 10% का चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में लगभग आपका 15 से 20% का चेंज देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप एक चीज समझ लो, अगर मान लो गोल्ड की प्राइस कम हो जाए,
गोल्ड प्राइस डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, क्या रिजल्ट देखने को लगेगा? अर्थव्यवस्था गिर जाएगी सारी की सारी भारत तो मांग की परसेंटेज डिमांड में जरा हम अर्थव्यवस्था में घुस रहे हैं। अगर आज जो प्राइस चल रहा है लगभग 1.5 लाख रुपए के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है, कल आपको खबर मिलेगी, कल आप उठो और सुबह ये पता लग जाए कि सोना तो 70,000 रुपए का हो गया, तो मार्केट में बीट हो जाएगी, जो वैल्यू बनाने लग जाएंगे लोग। तो डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मान ले सपोज करो कि गोल्ड प्राइस है जो 1.5 लाख से घट के और 1 लाख पे भी आ जाता है, तो डिमांड जो आज अगर प्रेजेंट टाइम में मैं देखूं कि 1 लाख की डिमांड है ना, वो हो सकता है 30 लाख की डिमांड हो जाए। इतना ज्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। कहने का भाव ये है कि प्राइस में रिलेटिवली कम चेंज होगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज होगा। एग्जांपल ले लेते हैं आईफोन का, पालक भी कहेंगे सर क्या मैंगो के एग्जांपल लेते हैं। 17 प्रो मैक्स एक मॉडल है हमारा आईफोन का। आज उसकी प्राइस मान लो सपोज करो कि 1.40 लाख का, और इस पे डिमांड है उसकी लगभग मान के चलो कि 50K की जो डिमांड है, 50,000 की डिमांड है। 1,40,000 के मूल्य के आईफोन के लगभग 50,000 डिमांड है। अब यही डिमांड गिर जाए, मान लो सपोज करो कि डिस्काउंट या कुछ भी आ जाए, फ्लिपकार्ट पे सेल आ जाए या अमेज़न पे डिस्काउंट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये डिमांड घट के 1,25,000 हुई है। तो ये डिमांड 50,000 से बढ़ के जो है आपकी 75,000 पे आ गई। परसेंटेज निकाल के देखेंगे कि कहां फर्क ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि परसेंटेज निकालनी पड़ेगी ना यहाँ पे। तो परसेंटेज देख लो, ये लगभग कितना 15,000 कम हुआ है, और यहाँ पे 25,000 बढ़ा है। 15 और 25 की प्रोपोर्शनेट निकाल लोगे तो सीधा मैं रेशियो वाले मेथड से निकाल लेता हूं। तीन रेशियो 5 आ गई, यानी प्राइस में थोड़ा कम हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, और डिमांड में ज्यादा चेंज हो गया। बस यही हमने डायग्राम पे प्लॉट करना है। मान लो यहाँ एक प्राइस है, यहाँ दूसरा प्राइस है, यहाँ है और यहाँ है। ये हमारा क्या बोलते हैं 1.25 है, ये 1.40 है। ये डिमांड हमारी 50 की है, ये 75 की है। जब 1.40 पे थी तो डिमांड हमारी 50 थी, जब ये हुई तो डिमांड हमारी 75 हुई। तो ये जो हमारा डीडी कर्व है ये स्लाइटली फ्लैटर बनेगा, मतलब फ्लैट तो बिल्कुल ये हो गया, अब ये थोड़ा सा ऐसा बन रहा है। मेरा बिल्कुल ऐसा इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरे प्रॉपर ग्राफ ना होने के कारण मैंने सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज ये जो हमारा डिमांड कर्व है इस कंडीशन में वो लगभग हमारा डिमांड कर्व जो है कुछ ऐसा बनता है। फ्लैट डिमांड कर्व बनेगा कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। इसको हम लिखते हैं प्राइस गिरने से तो हमेशा डिमांड बढ़ रही है ना। वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है। ईडी इक्वल ईडी मोर देन 1। ठीक है, क्लियर है ये चीज। देखो अब जो आगे वाली डिग्री है ना, मतलब इलास्टिक और इलास्टिक तो सिंपल है हमारी, लेकिन जब हम आते हैं यूनिटरी इलास्टिक मोर देन और लेस देन, वहां हमें यह देखना होगा कि किसके प्रोपोर्शनेट में डिमांड पे फर्क ज्यादा पड़ा है। अभी आगे जो लास्ट वाली है ईडी लेस देन 1 है, उसमें आगे एक चीज उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट डिग्री पे मूव कर रहे हैं हम, रिलेटिवली लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी इकाई से कम। लॉज फॉर्मूला रहेगा इसका ईडी लेस देन 1। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना प्राइस में चेंज आया है, प्राइस में मान लो 10% का चेंज था, तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 से 4% का, मतलब कुल मिला के वो 10 से कम रहेगा। यानी ये मान सकते हो 1 से लेके 9% तक का चेंज देखने को मिल सकता है, 10% के बराबर नहीं पहुंचेगा।
ऐसा किस कंडीशन में होगा वो भी समझ लो। मान लो कॉमन सोल्ट है जो हमारा नमक जिसको हम कह रहे हैं, सोल्ट का प्राइस 20 रुपए से बढ़ 20 रुपए था, 20 रुपए से गिर के 18 रुपए हो गया या 15 रुपए हो गया। नमक सस्ता हो गया तो क्या आप ज्यादा खाना शुरू कर दोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या है, पहले 1 केजी लेके आते थे, अब आप सोचोगे कि सस्ता हो रहा, चलो ले लो 1.5 केजी लेके रख लो, लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो उसकी खपत तो उतनी होगी, कंज्यूमेबल तो उतना ही होगा वो। ठीक, तो ये कारण क्या रहता है कि प्राइस में कितना परिवर्तन आया, उसके कंपैरिजन में जो डिमांड थी वो बहुत कम बढ़ी है। 1 से 9% के बीच में बढ़ी। हाँ, अगर 10% प्राइस में चेंज है तो 1 से 9% के बीच में बढ़ी। जितना प्राइस में चेंज है उससे कम ही डिमांड में परिवर्तन होगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया है ये कि 20 रुपए से घट के 15 रुपए हो जाता है, तो यहाँ डिमांड 1 केजी की थी, तो यहाँ डिमांड है हमारी लगभग 1.5 केजी की हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यानी क्या है, 5 रुपए कम हुए और 500 ग्राम की जो है क्वांटिटी बढ़ गई वो। तो यहाँ पे फिर हम वही प्रोपोर्शनेट निकाल लें। जी 20 रुपए में 1 केजी था और फिर डिमांड होगी इसकी परसेंटेज 15 रुपए गिर गया, 5 रुपए गिर गया या ज्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा, इसको कम करो। इतना नमक आधा किलो कम रहेगा नमक, नहीं गलत। अब 15 रुपए प्राइस हुआ घट के, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? 1.2 बढ़ा दें, 1.2 केजी कर लोगे इसको। 1 किलो का कर दे, 1 किलो 200 ग्राम ले लिया। बाई चांस मान के चलो हाँ 20 रुपए का था, हमारी खपत ये है कि 1 किलो है, 15 रुपए में फिर भी हम 1 किलो ही लेंगे, लगभग 1 किलो लेंगे। बट एक हम लेवरेज ले रहे हैं कि शायद, क्योंकि प्राइस, ये तो फिनोमेना मानेंगे ना कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। सैलड वाला एग्जांपल ठीक रहेगा। सोल्ट का ले सकते हैं, नहीं तो कोई आइटम बदल लेते हैं, किसी और चीज का ले 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 लो भी जो उसमें से उसका ले लो, सरसों के तेल का। सैलड का थोड़ा वो है ना, क्योंकि सैलड तो पता है भाई सिंपल आ जाएगा। मिल्क का ले लो। हाँ मिल्क ले लो, सबसे बढ़िया है एग्जांपल। ठीक है, 80 रुपए लीटर था, मेरी 2 केजी की खपत थी। ठीक है, प्राइस गिर के मान लो 60 रुपए लीटर हो जाता है। अब क्योंकि मिल्क के अल्टरनेटिव यूज भी हैं, ठीक है, मिल्क के अल्टरनेटिव यूज भी हैं, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादा अगर रखूंगा, क्योंकि मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाला है, तो ये नॉन पेरिशेबल आइटम है, तो मैं ज्यादा 2.5 केजी लेना शुरू कर दूंगा या 3 केजी लेना शुरू कर दूंगा, मान लो। ठीक है, सिंपल रखते हैं। प्राइस कितना घटा? 20 रुपए। क्वांटिटी कितनी बढ़ी? 1 केजी। ठीक है, तो प्राइस में कम डिफरेंस आया और क्वांटिटी में डिफरेंस उससे भी कम आया, तो इसका स्लैंटली कुछ ऐसा बनेगा हमारा। मैं कंफ्यूज इसमें हो रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो कि प्राइस में भी कम डिफरेंस आया और उसमें? अरे प्राइस तो घटेगा ही घटेगा। प्राइस घटा, थोड़ा सा घटा, ये देखो P था, ये P1 आ गया, ये Q था, ये Q1 हो गया। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों में फर्क है? ये डिफरेंस ज्यादा है और ये डिफरेंस कम है। ओके, अब क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, ऐसा केस जो एडी लेस देन 1 है, वो ऐसा केस उन्हीं गुड्स के आइटम या उन्हीं कमोडिटीज में होगा जो आपकी नेसेसिटी वाली आइटम है, जिन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपका, जो आपके ऑलरेडी एक कैपिंग में ही चलते हैं। क्योंकि देखो जो नेसेसरी आइटम है, जैसे दवाई है, आपको डेली की एक मेडिसिन खानी है तो खानी है, चाहे वो प्राइस कोई भी रहे, उसका घटे या बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट आया, कौन है?